हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विष्णु शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ आरटी एक्ट 2009 पार्ट 2। देखिए, इससे पहले हमने आरटी एक्ट के पार्ट फर्स्ट की बात की थी। उस पार्ट में हमने ये जाना था कि आरटी एक्ट जो 2009 होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन होता है, हिंदी में से हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि आरटी एक्ट के अंदर कितनी धाराएं होती है, कितने अध्याय होते हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। इसके साथ ही हमने ये भी बात की थी फर्स्ट पार्ट में कि सबसे पहले भारत में कब लागू हुआ ये। तो भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। राजस्थान में कब लागू हुआ? 29 मार्च 2011 को। इसका राष्ट्रीय गान क्या था और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आरटी में क्या प्रावधान है, इन सब के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में बात कर ली थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं। इसमें हम जानते हैं कि आरटी एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट सेकंड में कि आरटी एक्ट 2009 है। इसमें ये प्रावधान है कि एक बालक जब चाहे किसी भी विद्यालय में प्रमाण पत्र के आधार पर या प्रमाण पत्र दिखाकर प्रवेश ले सकता है, यानी उसके पास जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। लेकिन कई बार यदि जन्म प्रमाण पत्र किसी बालक के पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में वे माता पिता के द्वारा घोषणा पत्र को भी विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रस्तुत कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके द्वारा आरटी के अंदर कितने वर्ष के बालकों को प्रवेश दिया जाता है और कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक इनको पढ़ाया जाता है। तो देखिए, आरटी के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होती है और इन बालकों का जो प्रवेश होगा वो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के लिए माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो है प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के लिए है। इसको हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा अनिवार्य शिक्षा कहते हैं। लेकिन 14 वर्ष के बाद और 35 वर्ष तक जो शिक्षा दी जाती है उसे प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए जो बालक को शिक्षा दी जाती है उनके लिए ये प्रावधान है कि एक बालक यदि जिस उम्र का है उसको उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यदि बालक की उम्र 6 वर्ष है तो कक्षा 1 में पढ़ेगा। यदि बालक की उम्र 7 वर्ष है तो कक्षा 2 में पढ़ेगा। यदि बालक की उम्र 8 वर्ष है तो कक्षा 3 में पढ़ेगा। यदि बालक की उम्र 9 वर्ष है तो कक्षा 4 में पढ़ेगा। यदि बालक की उम्र 10 है तो कक्षा 5 में, 11 है तो 6 में और 12 है तो 7 में, 13 वर्ष की अगर उसकी आयु है तो उसको प्रवेश मिलेगा कक्षा 8 में। और यदि एक बालक 14 वर्ष की आयु के अंदर भी प्रवेश लेता है तो उसे भी कक्षा 8 में प्रवेश दिया जाता है। तो ये है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है या किस कक्षा में प्रवेश मिलता है और किस क्लास से लेकर के किस क्लास तक आरटी के थ्रू शिक्षा दी जाती है। इसके बारे में हमने चर्चा की। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आरटी एक्ट 2009 है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो व्यय है उसका अनुपात क्या होता है। तो देखिए, अनुपात की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो रेशियो है वो पहले जब लागू हुआ 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में, उस समय इनका अनुपात था 65:35, यानी 65% केंद्र सरकार देगी और 35% जो है वो राज्य सरकार वहन करती है। बाद में जब 2019 में इसका रेशियो बदल गया। अब 2019 में 70% केंद्र सरकार व्यय करती है और 30% राज्य सरकारी व्यय करती है। अब हम बात करते हैं कि 2020 में इसका क्या रेशियो है। तो 2020 के अंदर आरटी के थ्रू जो व्यय का अनुपात है वो है 68:32। ये 2020 के अंदर है। अब इसमें भी क्या होता है, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उन पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर इसका अनुपात अलग है। पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर जो केंद्र सरकार है वो 90% वहन करती है और राज्य सरकारें 10% वहन करती है। ये है केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य व्यय का अनुपात किसके अंदर, आरटी 2009 के अंदर। तो ये हमने व्यय की बात की कि कितना कितना परसेंट रहता है। इसी क्रम में आगे बढ़े तो अब हम बात करते हैं कि आरटी एक्ट 2009 है, उसके अंदर शिक्षक और एक छात्र का क्या अनुपात रहता है। यानी शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है उसका उल्लेख की बात करें हम तो इसका उल्लेख है धारा 25 के अंदर।
आपको पता होनी चाहिए 7 अध्याय है और 7 अध्यायों में धाराओं का अलग अलग विवरण है। ठीक है, तो ये जो धारा 25 है उसके अंदर छात्र एवं शिक्षक का जो अनुपात है उसका उल्लेख किया गया है। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं कि यदि किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी है तो उनके लिए आरटी के द्वारा एक शिक्षक की नियुक्ति होना जरूरी है। यदि कक्षा के अंदर 60 बालक है तो 2 शिक्षक होने चाहिए। कक्षा में 90 बालक है तो 3 शिक्षक होने चाहिए। और यदि किसी विद्यालय में 90 से ज़्यादा और 120 के मध्य यदि विद्यार्थी हैं तो वहाँ 4 शिक्षक होने चाहिए। और यदि विद्यार्थियों की संख्या 121 से लेकर 150 तक है तो वहाँ शिक्षक होने चाहिए 5। ठीक है, और यदि 150 से ज़्यादा अगर विद्यार्थी किसी विद्यालय में है तो वहाँ 5 शिक्षक और 1 हेडमास्टर होना चाहिए, यानी 5 + 1 होना चाहिए यदि विद्यालय के अंदर बच्चों की संख्या 150 से अधिक है। ठीक है, तो ये शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात है। किस धारा में उल्लेख है? धारा 25 में उल्लेख है। कितना कितना अनुपात है ये आपको पता है और स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा है। अब हम बात करते हैं यदि कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों और शिक्षक का अनुपात क्या होगा, तो कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थी और शिक्षक का जो अनुपात होगा वो इस प्रकार रहेगा कि यदि 30 विद्यार्थी है तो 1 शिक्षक होगा। यदि कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो 35 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होना जरूरी है। और यदि कक्षा 9 से 12 तक की बात करें तो 40 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। तो ये है छात्र एवं शिक्षक का अनुपात। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जैसे 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर यह अनुपात 1:40 से अधिक नहीं होगा, यानी 150 है तब तक विद्यार्थी, तब तक 5 शिक्षक और 1 हेडमास्टर होना जरूरी है। लेकिन 200 से अधिक विद्यार्थी हो जाए तो 40 पर विद्यार्थियों के ऊपर या 40 विद्यार्थियों के ग्रुप पर 1 शिक्षक का होना अनिवार्य है और इससे अधिक विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि 1 से 5 तक अनुपात 30:1, 6 से 8 तक जाओगे तो 35:1 और कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक तो अनुपात रहेगा 40:1। 40:1 का मतलब हुआ 40 विद्यार्थी और उसके लिए 1 शिक्षक होना जरूरी है। ये प्रावधान है आरटी एक्ट 2009 की धारा 25 में ये उल्लेख किया गया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आरटी के कार्य दिवस और घंटे कितने होते हैं शिक्षकों के लिए। तो कक्षा 1 से 5 तक कार्य दिवस की बात करें तो शिक्षकों के लिए जो कार्य दिवस होंगे वो होंगे 200 कार्य दिवस होते हैं। घंटे की बात करें तो 800 घंटे शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाना होता है पूरे साल भर में। कितने घंटे? 800 घंटे। अब ये जो 800 घंटे हैं इसके अंदर एक शिक्षक शिक्षण के साथ साथ शिक्षक की तैयारी का समय भी उसी में सम्मिलित होता है, यानी 800 घंटे के अंदर एक शिक्षक तैयारी भी करेगा शिक्षण के लिए और शिक्षण भी करवाएगा पूरे साल भर के लिए। कितने कार्य दिवस होते हैं? कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस होते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की, यदि कक्षा 6 से 8वीं तक के बालक हैं तो उनका कार्य दिवस थोड़ा ज़्यादा होता है। उनका कार्य दिवस होता है 220 दिन। ठीक है, और घंटे कितने होते हैं? घंटे उनके लिए होते हैं 1000 घंटे, यानी एक शिक्षक 1000 घंटे उन बालकों को पढ़ाता है पूरे साल भर के लिए। और ये जो 1000 घंटे हैं ये 1000 घंटे शिक्षक के लिए शिक्षण के साथ साथ उसकी शिक्षण की तैयारी का समय भी इसी में क्या होता है? सम्मिलित होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो पूरा वर्ष भर का है। सप्ताह की बात करें हम तो एक सप्ताह के अंदर, प्रत्येक सप्ताह के अंदर एक शिक्षक को 45 घंटे पढ़ाने होते हैं। और ये 45 जो घंटे होंगे उस 45 घंटे में शिक्षक की तैयारी और शिक्षण दोनों समय सम्मिलित होता है। तो हमने क्या बात की कि आरटी के अंदर शिक्षकों के लिए कार्य दिवस कितने हैं?
कितने समय वो 1 से 5वीं तक पढ़ाता है, कितने घंटे के लिए, और कितने घंटे वह 6 से 8 तक के लिए पढ़ाता है। और एक सप्ताह के अंदर एक शिक्षक 45 घंटे का शिक्षण कार्य करवाता है। ठीक है, साल भर की बात करें कक्षा 1 से 5 तक तो 800 घंटे, और कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो 1000 घंटे एक शिक्षक पढ़ाता है। और इस पढ़ाने के दौरान उसका समय जो तैयारी के लिए निर्धारित होता है वो भी इसी में सम्मिलित होता है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि शिक्षकों के लिए नियुक्तियां किस किस कार्य में लगाई जाती है, कि शिक्षक शिक्षण कार्य के अलावा भी क्या क्या कार्य करता है या किस किस कार्य में उस शिक्षक की ड्यूटी लगाई जाती है। तो देखिए, एक शिक्षक की जो ड्यूटी है वो जनसंख्या जनगणना में भी लगाई जाती है। एक शिक्षक की ड्यूटी निर्वाचन आयोग द्वारा जब चुनाव किए जाते हैं उन चुनावों में भी शिक्षक की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा विभिक्षिका राहत या अकाल राहत कार्य कोई भी होंगे, यदि कोई बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ठीक है, ऐसी स्थिति में भी यदि सर्वे करना है, आकलन करना है, तो ये काम भी शिक्षक ही करते हैं। यदि देश में, राज्य में कोई आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में भी ड्यूटी करते हैं कौन? शिक्षक। उस समय भी शिक्षक के द्वारा सर्वे किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य के अलावा भी ड्यूटी लगाई जाती है। तो वो ड्यूटी किस किस क्षेत्र में लगाई जाती है? जनसंख्या जनगणना में, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में ड्यूटी, अकाल राहत कार्यों में सर्वे के लिए ड्यूटी, आपातकाल की स्थिति में। इन चारों कार्यों में भी शिक्षक की ड्यूटी लगाई जाती है और इसके अलावा किसी भी कार्य में शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाती। यानी शिक्षण के अलावा भी एक शिक्षक को 4 अन्य कार्य करने होते हैं। और वो कौन कौन से कार्य होंगे? तो वो कार्य होंगे जनसंख्या जनगणना, चुनाव में ड्यूटी, अकाल राहत कार्यों का सर्वे और आपातकाल स्थिति के अंदर। इन सभी स्थिति में एक शिक्षक की ड्यूटी लगाई जाती है और शिक्षक अपनी ड्यूटी को पूरी करता है। तो आज हमने पढ़ा विद्यार्थियों कि एक शिक्षक और छात्र दोनों का अनुपात कितना होता है, कितने घंटे शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, क्या अनुपात रहता है। इसके अलावा आज हमने पढ़ा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें का जो अनुपात है आरटी के अंदर वो कितना अनुपात होता है। तो 2010 के अंदर अनुपात क्या था, उसके बाद 2019 में क्या रहा और उसके बाद में 2020 में क्या है। तो वर्तमान में है 68:32। तो वो अनुपात है। इसके अलावा हमने बात की कि एक शिक्षक की किस किस कार्यों में ड्यूटी लगाई जाती है शिक्षण के अलावा। तो जनसंख्या जनगणना हो सकती है, अकाल राहत कार्य हो सकते हैं, आपातकाल की स्थिति हो सकती है, चुनाव में ड्यूटी हो सकती है। ये सभी कार्य भी एक शिक्षक शिक्षण के अलावा करता है। इसके अलावा हमने बात की कि आरटी के अंदर जो शिक्षा होती है उसके अंदर किस अध्याय के अंदर ये बताया गया है शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या रहेगा। तो अब तक हमने 2 पार्ट पढ़े हैं आरटी एक्ट के और दोनों पार्टों के माध्यम से हमने ये जाना है कि आरटी एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान है, कितनी कितनी शिक्षक और छात्रों का अनुपात है, कितने घंटे पढ़ाते हैं, क्या क्या शिक्षक के लिए कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य शिक्षक करता है। इसके अलावा हमने कौन कौन से अध्याय के अंदर कौन कौन सी धाराओं का उल्लेख है, पूरा नाम क्या होता है, कब ये लागू हुआ, राजस्थान में क्या कब लागू हुआ, इन सभी के बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए आरटी एक्ट 2009 का पार्ट 3 लेके आने वाला हूं जल्दी। उस पार्ट में भी हम इसके आगे चर्चा करेंगे कि आरटी एक्ट के अंदर क्या क्या और अन्य प्रावधान हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।